नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर आपका दिमाग समय की उलझनों में इस कदर भटक जाए कि आप भूल जाएं कि आप कौन हैं और कहां हैं? तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को। के पंखों की गड़गड़ाहट के बीच डेसमंड, सईद और पायलट लापिस समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे। वे उस रहस्यमयी टापू से दूर कहाना नाम के एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। आसमान में काले बादलों का एक ऐसा घेरा था जिसके अंदर का चुंबकीय खिंचाव कंपास की सुइयों को पागल कर रहा था। हेलीकॉप्टर जैसे ही उस चुंबकीय क्षेत्र को पार करता है, डेसमंड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक ही पल में डेसमंड की चेतना 2004 के उस हेलीकॉप्टर से सीधे 8 साल पीछे 1996 में जा गिरती है। 1996 में डेसमंड ब्रिटिश सेना का एक जवान था। वह अचानक एक बैरक के फर्श पर गिरकर जागता है। उसके साथी उसे उठाते हैं, लेकिन उसका दिमाग हैरान है। वो समझ नहीं पाता कि वह कहाँ है। फिर अचानक एक और झटका लगता है और वह वापस 2004 के हेलीकॉप्टर में आ जाता है। अब 2004 में डेसमंड पूरी तरह से बदल चुका है। वह अपनी बेल्ट खोलकर घबराते हुए चीखने चिल्लाने लगता है। वह पास बैठे सईद को नहीं पहचानता। उसे यह भी याद नहीं कि वह कभी किसी टापू पर फंसा था या प्लेन क्रैश हुआ था। उसके लिए वह अभी अभी सेना के बैरक में सो रहा था। हेलीकॉप्टर जहाज के डेक पर उतरता है। जहाज का क्रू डेसमंड को पागलों की तरह व्यवहार करते देख उसे जबरन घसीटकर एक मेडिकल रूम में बंद कर देता है। उस अंधेरे कमरे में डेसमंड को एक और शख्स मिलता है, जॉर्ज मिंकव्स्की। मिंकव्स्की बिस्तर से बंधा हुआ तड़प रहा था। उसके साथ भी वही हुआ था। उसने और उसके साथी ब्रैंडन ने जब जहाज से एक छोटी नाव लेकर टापू के पास जाने की कोशिश की थी, तभी से उसका दिमाग भी अतीत और वर्तमान के बीच भटकने लगा था। मिंकव्स्की डेसमंड को बताता है कि उसका साथी ब्रैंडन इस दिमागी झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर चुका है। इसी बीच सईद चुपके से जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम से टापू पर जैक को कॉल करता है और डेसमंड की हालत के बारे में बताता है। टापू पर मौजूद भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट डैनियल फैराडे ये सुनते ही समझ जाता है कि क्या हुआ है। फैराडे सईद को एक गुप्त संदेश देता है और कहता है, जब डेसमंड का दिमाग अगली बार 1996 में जाए तो उसे कहना कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाए और मेरे 1996 वाले रूप से मिले। झटका फिर लगता है। डेसमंड का दिमाग फिर से 1996 में पहुंच जाता है। वो भागते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है और 1996 के युवा डैनियल फैराडे को ढूंढ निकालता है। शुरुआत में फैराडे उसे पागल समझकर भगाने लगता है, लेकिन डेसमंड उसे 2004 वाले फैराडे द्वारा दिए गए गुप्त कोड्स नंबर्स 2.3457 फ्रीक्वेंसी 11 बोलता है। फैराडे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कोड्स केवल वही जानता था। वो डेसमंड को अपनी सीक्रेट लैब में ले जाता है, जहां वो समय यात्रा टाइम ट्रैवल पर शोध कर रहा था। फैराडे अपनी मशीन चालू करता है और अपनी लैब की चूहे एलोइस पर प्रयोग करता है। चूहे का दिमाग भविष्य में चला जाता है। होश में आते ही चूहे एक ऐसे कांच के भुलभुलैया को पलक झपकते ही पार कर लेती है, जिसे फैराडे ने उस समय तक बनाया ही नहीं था। प्रयोग सफल होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद चूहे की नाक से खून बहने लगता है और ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो जाती है। 1996 का फैराडे समझ जाता है कि समय और दिमाग के इस टकराव को शरीर झेल नहीं पाता। ठीक उसी समय 2004 में जहाज पर बंद मिंकव्स्की की नाक से भी खून बहने लगता है और वह तड़प तड़प कर डेसमंड की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। फैराडे डेसमंड को इस मौत से बचने का एक ही तरीका बताता है, द कांस्टेंट, एक स्थिर आधार। फैराडे कहता है, तुम्हें एक ऐसे इंसान या चीज को ढूंढना होगा जो 1996 और 2004 दोनों समय में मौजूद हो। कोई ऐसा जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, जो तुम्हारा एंकर बन सके और तुम्हारे भटकते दिमाग को थाम सके। डेसमंड के दिमाग में बस एक ही नाम आता है, पेनेलोप पेनी विडमोर। 1996 में पेनी और डेसमंड का ब्रेकअप हो चुका था और पेनी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। डेसमंड पेनी के सख्त और अमीर पिता चार्ल्स विडमोर के पास एक नीलामी ऑक्शन में जाता है। चार्ल्स उसे एक नाकाम इंसान मानता है, लेकिन फिर भी पेनी का नया पता दे देता है ताकि डेसमंड आखिरी बार उससे मिलकर हमेशा के लिए दूर चला जाए। डेसमंड भागते हुए पेनी के घर पहुंचता है। पेनी दरवाजा खोलती है, वह गुस्से में है। डेसमंड उसकी आंखों में देखकर रोने लगता है और भीख मांगते हुए कहता है, पेनी, मुझे बस तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा करो कि तुम अगले 8 सालों तक अपना नंबर नहीं बदलोगी। मैं तुम्हें 24 दिसंबर 2004 की रात, क्रिसमस ईव को कॉल करूंगा। तब तक बस अपना नंबर मत बदलना। पेनी उसकी आंखों में तड़प देखकर न चाहते हुए भी उसे अपना नंबर दे देती है। अब 2004 के जहाज पर समय खत्म हो रहा था। डेसमंड की नाक से खून बहने लगा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी।
सईद किसी तरह जहाज के टूटे फूटे सैटेलाइट फोन को जोड़कर सिग्नल तैयार करता है। 24 दिसंबर 2004 की रात सईद पेनी का नंबर मिलाता है। जमीन से हजारों मील दूर लंदन के एक कमरे में फोन की घंटी बजती है। पेनी फोन उठाती है। हेलो। डेसमंड कांपते हाथों से फोन कान से लगाता है। 8 साल बाद दोनों की आवाजें टकराती हैं। पेनी रोते हुए बताती है कि वह 3 सालों से उसे ढूंढ रही थी और उसने टापू से आ रहे रेडियो सिग्नल को ट्रेस किया था। दोनों फोन पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और उसी पल एक चमत्कार होता है। पेनी की आवाज सुनते ही डेसमंड का दिमाग स्थिर हो जाता है। 1996 और 2004 की उसकी सारी यादें एक जगह जुड़ जाती हैं। समय का भटकाव रुक जाता है, उसकी नाक से खून बहना बंद हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। कहानी का अंत टापू पर होता है। 2004 में टापू पर बैठा डैनियल फेराडे अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटता है। वहां उसे 1996 में लिखी अपनी ही लिखावट में एक नया नोट मिलता है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, डेसमंड हमे विल बी माई कॉन्स्टेंट। अगर कुछ भी गलत होता है तो डेसमंड ह्यूम मेरा कॉन्स्टेंट होगा।